स्पर्श पीएससी एजुकेशन सेंटर की इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजा शंकर चंद्राकर। इस वीडियो में आप जानेंगे कि इस टॉपिक से संबंधित क्या कुछ प्रश्न बनाए जा सकते हैं और उनके सही जवाब क्या होंगे। उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट के बारे में भी हम जानेंगे। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ में मराठाकालीन शासन व्यवस्था। मैं बिल्कुल उम्मीद करूँगा दोस्त आप इस क्वेश्चन आंसर सेशन के वीडियो लेक्चर से पहले इनका थ्योरी वीडियो लेक्चर आप देख चुके होंगे। जो भी छात्र इनका थ्योरी वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, पहले वहाँ से थ्योरी लेक्चर अटेंड करें। उनके पश्चात अगर वो क्वेश्चन आंसर सेशन ज्वाइन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। प्रारंभ करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, ताहूतदारी व्यवस्था किस ब्रिटिश अधीक्षक द्वारा लागू की गई थी? ताहूतदारी व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। अगर आपको याद होगा, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए व्यवस्था थी। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है एडमंड, सैंडिस, एगेन्यू और विल्किंसन। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यह जो व्यवस्था है यह ऑप्शन बी कैप्टन सैंडिस के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो इसका आंसर रहेगा कैप्टन सैंडिस। अच्छा, आपको बता दूं दोस्त, कैप्टन सैंडिस जो है, जब ब्रिटिश संरक्षणाधीन काल था यह 1818 से 1830 तक, उस समय ब्रिटिश अधीक्षक के रूप में यहाँ कुल 6 ब्रिटिश अधीक्षक नियुक्त हुए, जिसमें सबसे पहले ब्रिटिश अधीक्षक थे आपके एडमंड, दूसरे ब्रिटिश अधीक्षक थे एगेन्यू, उसके बाद हंटर आए, फिर आपके सैंडिस आए, विल्किंसन आए, उसके बाद क्राफर्ड आए। खैर, जो सैंडिस थे उन्होंने 1825 से लेकर आपका 1828 तक, इन 3 सालों का उनका कार्यकाल रहा ब्रिटिश अधीक्षक के रूप में। और उसी बीच उन्होंने ताहूतदारी प्रथा, बहुत ही अच्छी प्रथा थी, इनको प्रारंभ करवाया था। और लोरमी व तरेंगा नामक 2 ताहूतदारी प्रथा प्रारंभ की। बाद में लवाण, सिरपुर, राजिम, संजारी, ऐसे और बहुत सारे ताहूतदारी, कुल 7 क्षेत्रों में ताहूतदारी प्रथा प्रारंभ हुई थी। चलो, चर्चा के दौरान मैं भी बता दूं, ताहूतदारी प्रथा का जो प्रमुख होता था वह ताहूतदार कहलाता था। क्लियर है दोस्त? बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मराठा शासकों द्वारा गैर कृषि वर्ग से लिया जाने वाला कर था। तो आपको मैं चर्चा के दौरान लेक्चर में बताया था कि मराठा काल में जो मराठा शासकों द्वारा कर लिया जाता था, उसमें बताया था सायर जैसे एक कर होता था, टकुली एक कर होता था, कलाली था, पंडरी था, है ना, इस प्रकार। तो ये जो गैर कृषिगत जो कर होता था वो कौन सा होता था? गैर कृषिगत कार्य मतलब होता है दोस्त, जैसे अगर कोई बढ़ई है उनसे अगर ले लिया गया, कुम्हार है उनसे अगर कोई कर ले लिया गया, तो वो क्या कहलाता था? गैर कृषिगत कार्यों के लिए लिया जाने वाला कर। ऑप्शन ए सायर, टकुली, कलाली, पंडरी। और मेरे ख्याल से सब आप इसका आंसर जानते होंगे, ये क्या था? पंडरी था। अगर मैं बात करूंगा सायर, ये जो सायर होता था, नंबर 1, ये होता था आय व्यय कर, चुंगी कर भी कहते थे। अगर हम टकोली की बात करेंगे तो यह वार्षिक कर होता था। और अगर हम कलाली की बात करेंगे तो यह आबकारी कर होता था, शराब पर लिए जाने वाला कर होता था। और आपका जो पंडरी है, गैर कृषिगत कार्यों पर लिया जाने वाला कर होता था। हमारा अगला प्रश्न है, मराठाकालीन छत्तीसगढ़ में परगनों की संख्या थी? मराठाकालीन छत्तीसगढ़ में परगनों की संख्या थी, और आप जानते होंगे मेरे ख्याल से इसका आंसर 27। जो अब छत्तीसगढ़ में सूबा शासन चल रहा था, उस समय दूसरे सूबेदार नियुक्त हुए थे विट्ठल राव दिनकर ने यहाँ पे छत्तीसगढ़ों के स्थान पर 27 परगने बनाए थे। क्लियर है दोस्त? आगे बढ़े हम लोग अपने प्रश्न की ओर। चलो, हमारा अगला प्रश्न है, मराठा शासन में आय व्यय का हिसाब रखने वाला अधिकारी था? नंबर ए पोतदार, नंबर बी कमाविसदार, नंबर सी फडणवीस, नंबर डी बरार पांडे। मराठा शासन व्यवस्था में आपको पता है दोस्त, परगना विभाजित हुआ था। परगनों में बहुत सारे अधिकारीगण नियुक्त होते थे, और उस अधिकारी में जो आय व्यय का जो हिसाब रखता था उस व्यक्ति का नाम होता था फडणवीस। ये उस परगने में कितने कुल एक वर्ष में कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा खर्च हो रहा है, इसका हिसाब किताब रखता था। साथ ही साथ अगर हम चर्चा करें तो इसमें आपका बनता है आपका पोतदार। ऑप्शन ए क्या है? पोतदार। इसको भी चर्चा कर लेते हैं। पोतदार जो होता था वो खजांची होता था, खजाने का प्रमुख होता था, है ना। और अगर उसके बाद करेंगे कमाविसदार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है, ये पूरे परगने का प्रमुख होता था। और जो बरार पांडे होता था वह कृषकों का कर निर्धारक होता था, वह गोटिया के साथ बैठकर कृषकों का कर निर्धारण करता था।
क्लियर है दोस्त। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मराठा कालीन ग्राम का प्रमुख होता था। एक जो गांव होता था, आपको याद होगा, एक गांव होता था, उसमें बहुत सारे अधिकारीगण होते थे। गोटिया होता था, पटेल होता था, आपका कोतवाल होता था, आपका चौहान होता था। तो उसी प्रकार मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मराठा कालीन जो गांव का जो प्रमुख होता था, उसमें गांव का प्रमुख कौन होता था? तो गांव का प्रमुख कौन होता था दोस्त? गौटिया। क्लियर है। गौटिया के बारे में बताया ही था। तो जो गौटिया होता था वो आपका मजिस्ट्रेट भी होता था, कर निर्धारक भी होता था, आपका पुलिस भी होता था। क्लियर है, बहुत महत्वपूर्ण होता था। अगर हम इसी चर्चा के दौरान बात करेंगे, जो दाऊ नामक पद जो है मराठा काल में नहीं था, ये कलचुरी काल में था। जो पटेल था आपका, ये जो पटेल का जो पद था, ये कर वसूलने का काम करता था। और पोतदार, अभी मैं चर्चा किया था, ये एक परगने का प्रमुख होता था, जो एक खजांची कहलाता था। क्लियर है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मराठों ने किस नवीन भूमि व्यवस्था का सूत्रपात किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी नवीन भूमि व्यवस्था का सूत्रपात किया? काश्तदारी व्यवस्था, चतुबंदी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, ताहूतदारी प्रथा। तो मैं बताया था मराठा काल में जब यह ब्रिटिश संरक्षणाधीन काल था, उस समय कैप्टन सैंडिस ने बहुत ही सुंदर व्यवस्था स्टार्ट किया, जिसका नाम है ताहूतदारी व्यवस्था। इसको आपको पॉजिटिव वे में लेके चलना है। इसके बाद जो आपके राजा हुए, नागपुर के राजा रघुजीत तृतीय, उन्होंने भी इस ताहूतदारी प्रथा को कंटिन्यू किया। और एक इतना ही नहीं दोस्त, भारत के आज़ाद होते तक छत्तीसगढ़ में ताहूतदारी प्रथा देखी जाती रही है। क्लियर है। तो यह नवीन भूमि व्यवस्था था। अगला प्रश्न है हमारा, मराठा कालीन आबकारी। आबकारी मतलब होता है शराब कर, मादक द्रव्यों पर लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? सायर, टकोली, सिवई और कलाली। कलाली, ठीक है। मेरे ख्याल से आप आंसर इनका जानते होंगे। इसका आंसर है कलाली। क्या होता था? कलाली। यह मादक द्रव्यों पर लिया जाने वाला कर था। तो फिर सायर क्या था आपका? सायर था आय व्यय कर, चुंगी कर कहते थे। टकोली क्या था आपका? मराठा कालीन वार्षिक कर होता था। और ये जो सेवई होता था, यह आपका आपराधिक प्रवृत्ति रोकने के लिए जुर्माने के रूप में जो पैसा वसूला जाता था, वो सेवई था। या अन्य छोटे मोटे जो अस्थायी कर थे, वो सेवई कहलाते थे। क्लियर है दोस्त। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान दीजिएगा, सत्य नहीं है। जब इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाए तो आपको प्रश्न पहले पढ़ते चलना है। ऑप्शन ए, प्रशासनिक इकाई परगना का मुख्य अधिकारी कमाविसदार था। बिल्कुल दोस्त, मेरे ख्याल से अगर आप इसको समझते होंगे तो ये लाइन एकदम सही है। जो एक परगने का प्रमुख था वो कमाविसदार था। ग्राम प्रशासन गोटिया के द्वारा संपादित होता था। ग्राम प्रशासन, बिल्कुल, गांव का जो प्रमुख होता था वो कौन होता था? गोटिया। भू राजस्व वसूली के लिए गोटिया थे। ये लाइन बिल्कुल गलत है दोस्त। गोटिया का काम वसूली करना नहीं था, गोटिया का काम था भू राजस्व का कर निर्धारण करना, वसूली करने का काम पटेल का था। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें न्याय का कार्य करते थे। बिल्कुल, जो ग्राम स्तर पर छोटे मोटे जो विवाद होते थे, उनको गोटिया को एक मुखिया मानकर उसको विवाद का निपटारा कर लिया जाता था। ये पॉइंट भी एकदम सही है। तो आप इसमें बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि भू राजस्व वसूली के लिए गोटिया, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सत्य कथन नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, समझ में आया। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए, महिपत राव दिनकर, विट्ठल राव दिनकर, मोहन सिंह, अजमेर सिंह। तो मैं आपको बता दूं, तो वास्तविक में जो जन्मदाता है, जो सूत्रधार है, वो तो बिम्बाजी भोसले हैं, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए हम उस ऑप्शन को लेंगे जिसमें परगना पद्धति को लागू करने वाला, और आपको पता है परगना पद्धति को लागू करने वाला जो सूबेदार था वो था विट्ठल राव दिनकर। तो बिल्कुल इसका आंसर बी रहेगा, विट्ठल राव दिनकर। क्लियर है। आप मेरे को विट्ठल राव दिनकर जो सूबेदार था, इनका छत्तीसगढ़ में कार्यकाल कब से कब तक था दोस्त? आप इसको कमेंट करके जरूर बताएंगे इनका कार्यकाल। क्लियर है, विट्ठल राव दिनकर का। अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि अगर हम परगना पद्धति के बारे में बात कर रहे हैं, परगना पद्धति के सूत्रधार याद रखना, पहला छत्तीसगढ़ का मराठा शासक बिम्बाजी भोसले था। छत्तीसगढ़ में अगर आपसे पूछा जाए परगना पद्धति जब लागू हुआ उस समय यह किसके अधीन था, तो यह क्षेत्र व्यंकोजी भोसले के अधीन था। और लागू करने वाला कौन था? विट्ठल राव दिनकर। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मराठा प्रशासन में गांव के रक्षक को क्या कहा जाता था? गांव के रक्षक को क्या कहा जाता था? चाट भाट।
अच्छा, मैं आपको बता दूं दोस्त, ये जो चाट और ये जो भाट नामक जो शब्द है, ये कलचुरी कालियन शासन व्यवस्था में आपको सुनने को मिलेगा। ये पुलिस जो रहता था उसी को भाट कहा जाता था। खैर, लेकिन तो मैं बता दूं इन चारों शब्द में तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मराठा काल में एक ही शब्द चलता था, उसका शब्द क्या नाम था? कोतवाल। यह गांव का रक्षक कहलाता था, यह पहरेदारी देता था, गांव के चारों तरफ पहरेदारी देता था कोतवाल। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? कोतवाल। गांव में 4 प्रशासनिक पद होता था। गौटिया जो पुलिस था, मजिस्ट्रेट था, गांव का प्रमुख था। पटेल एक पद था जिनका काम था जो कृषकों का जो कर होता है उसका वसूली करना। एक चौहान था जो गांव के जो पूरी रक्षा की जिम्मेदारी इनकी जिम्मेदारी थी। और वास्तविकता में रक्षक जो होता था, पहरेदार होता था, वह कोतवाल होता था। उस हिसाब से इसका आंसर क्या रहेगा? डी। क्लियर है दोस्त? तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या होता है आपका? कोतवाल। तो मैं बिल्कुल समझूंगा कि जो हमारा जो थ्योरी सेशन का जो वीडियो लेक्चर था उस हिसाब से आपको प्रश्न सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आया होगा। इस प्रकार के और अगर आप हम और प्रश्न सॉल्व करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उसको जाकर क्लिक कर सकते हैं, जिसमें डेली क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। आपको उसमें लगातार प्रश्न मिलते रहेंगे। कहीं पे भी किसी भी पद में पहुंचने के लिए आपको क्वेश्चन फाइट करना, पेपर निकालना होता है। अगर किसी भी पेपर को निकालना है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव आप तभी सॉल्व कर पाओगे दोस्त जब आप उसको डेली रूटीन में लाओगे, रोज उसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करोगे। थ्योरी पढ़ना बड़ी बात नहीं है, किंतु ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना बहुत बड़ी बात है। क्लियर दोस्त? और ज़्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए हमारे इस वीडियो लेक्चर से संबंधित, तो आप प्ले स्टोर में जाकर PEC टाइप कर सकते हैं, हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और वो उसका जो ऐप का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, आप उसको डाउनलोड करके और ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं इस प्रकार के वीडियो लेक्चर से संबंधित। तो हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर के साथ।